हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्डिक्ट एंड व्यूज। आज का टॉपिक थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा सेंसिटिव लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। यह बिल काफ़ी डिस्कशंस का सेंटर बन चुका है, सोशल मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक। इसमें ऐसे चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं जो वक्फ गवर्नेंस, मुस्लिम पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तीनों पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल से सवाल से कि वक्फ होता क्या है। वक्फ का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को परमानेंटली अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर देना, रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पस के लिए। यह डेडिकेशन इरिवोकेबल होता है, यानी वापस नहीं ली जा सकती। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे देना, ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान इस्टेब्लिश करना, मदरसा या हॉस्पिटल चलाने के लिए बिल्डिंग डोनेट करना, या पुअर या डिसेबल लोगों के लिए फाइनेंशियल एड फंड बनाना। यही काम अगर कोई मुस्लिम करता है इस्लामिक इंटेंशन के साथ, तो वह प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है। वक्फ बोर्ड कंट्रोल करता है और मैनेज करता है अप्रोक्सीमेटली 9.4 लाख एकर्स ऑफ लैंड अक्रॉस 8.7 लाख प्रॉपर्टीज का एस्टिमेट वर्थ है रुपीज 1.2 लाख करोड़, विच मेक्स इट द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। तो वक्फ बोर्ड जो है वह थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है कंट्री की। इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट टू लार्जेस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री आर इंडियन रेलवेज एंड इंडियन आर्मी। अब हम समझते हैं वक्फ का करंट गवर्नेंस सिस्टम क्या है। अब यह सिस्टम मैनेज कैसे होता है। वक्फ एक्ट इज द मेन लॉ, दैट इज वक्फ एक्ट 1995। पर इससे पहले भी कई सारे एक्ट्स आए, 1913, 1923 एंड 1954, जिसमें स्लोली सिस्टम स्ट्रेंथन हुआ। अब हम समझते हैं सिस्टम के की रोल्स कौन है। पहला है वाकिफ, जिसने वक्फ बनाया है। दूसरा है मुतवल्ली, द वन हु इज एडमिनिस्ट्रेटर, जो वक्फ की प्रॉपर्टी को केयर टेक करता है। थर्ड इज स्टेट वक्फ बोर्ड एंड सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मैनेजमेंट और रेगुलेशन के लिए जो काम करते हैं वह होते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड एंड सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अब हम समझते हैं कि करंट सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या हैं। डिस्पाइट इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी वक्फ सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं, इसको हम समझते हैं रियल स्टैट से। सबसे पहली प्रॉब्लम है 7% प्रॉपर्टीज पर इलीगल एनक्रोचमेंट है। इसका मतलब है कि लोग बिना किसी लीगल अथॉरिटी के वक्फ प्रॉपर्टीज पे अपना कंट्रोल बना लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज 2% प्रॉपर्टीज लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, यानी यह प्रॉपर्टीज कोर्ट केसेस के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो सिस्टम की इनएफिशिएंसी को दिखाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट थर्ड प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम है कि 50% का तो स्टेटस ही पता नहीं है, यह प्रॉपर्टीज का ओनर या स्टेटस क्लियर नहीं है, जिससे ट्रांसपेरेंसी की कमी दिखाई देती है। अब हम समझते हैं कि कमिटी ने क्या क्या इश्यूज रेज करे हैं। सबसे पहला है पुअर रेवेन्यू जनरेशन, प्रॉपर्टी से एक्सपेक्टेड इनकम नहीं आती, जो वक्त का मेन पर्पस था चैरिटी और कम्युनिटी वेलफेयर। सेकेंड इशू इज मेंटेनेंस प्रॉब्लम, काफी जगह प्रॉपर्टीज वेस्ट हो रही हैं, मॉस्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते। थर्ड इशू वी हैव इज एनक्रोचमेंट, पब्लिक या प्राइवेट लोग बिना अथॉरिटी के प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो यह इलीगल लैंड गाप्स को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ प्रॉब्लम इज सर्वे इनकम्प्लीट, कई स्टेट्स ने प्रॉपर वक्त मैपिंग नहीं की, सर्वे इनकम्प्लीट होने की वजह से काफी प्रॉपर्टीज मिसिंग हो जाती हैं। इन एंड इफ वी टॉक अबाउट फिफ्थ इशू, दैट इज ट्रिब्यूनल डिलेज, केसेस डिसाइड होने में ईयर्स लग जाते हैं। वैसे केसेस का सोल्यूशन मिलने में बहुत टाइम लगता है, जो वक्फ सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देता है। अब हम समझते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। यह बिल एक गेम चेंजिंग बिल है। सबसे पहला है वक्फ बनने के रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब सिर्फ वही पर्सन वक्फ बना सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हो। यह रूल लगाने का मकसद यह है कि नॉन मुस्लिम्स या टेम्पररी रिवर्ट्स को वक्फ के लिए एलिजिबल ना होने दिया जाए, और जिसकी उस प्रॉपर्टी पर लीगली ओनरशिप हो, मतलब प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर ही
वक्फ बना सकता है जिससे मिसयूज प्रिवेंट हो। इस चेन से वक्फ बाय यूसेज दैट इज इस्तेमाल को हटा दिया गया है, जो पहले काफी कंट्रोवर्शियल था। एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए चेंज इंपॉर्टेंट है। अर्लियर नॉन मुस्लिम्स भी वक्फ बना सकते थे। अब इस क्लॉज से नए रिवर्ट्स या कन्वर्ट्स टेम्पररी एक्सक्लूड हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट वी हैव इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्लॉज एडेड। जो भी सरकार जमीन गलती से वक्फ लिस्ट में चली गई है, उसका ओनरशिप अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा। कलेक्टर रिपोर्ट करेंगे स्टेट को। अगर प्रॉपर्टी जेन्युइनली गवर्नमेंट की निकली तो वक्फ स्टेटस कैंसिल कर दिया जाएगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे। थर्ड पॉइंट है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कॉम्पोजिशन बदल दिया गया है। पहले चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर, मेंबर्स मुस्लिम ही होते थे। एमपीज, जजेस, इस्लामिक स्कॉलर्स होते थे और 2 विमेन मेंबर्स मैंडेटरी थे। पर अब क्या, अब नॉन मुस्लिम्स भी काउंसिल में होंगे और 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होना मैंडेटरी है। एमपीज, जजेस, स्कॉलर्स सबके लिए मुस्लिम होने की शर्त हटा दी गई है। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि वक्फ एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है। नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी होने से कम्युनिटी ऑटोनॉमी खत्म हो सकती है और यह इस्लामिक ट्रेडिशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है स्टेट वक्फ बोर्ड स्टेट कंट्रोल ज्यादा कर दिया गया है। पहले एमपीज, एमएलएज, लॉयर्स के इलेक्शन के जरिए बोर्ड मेंबर्स बनते थे, पर अब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करेंगी मेंबर्स को और वो मुस्लिम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड में अब मैंडेटरी होंगे 2 नॉन मुस्लिम्स, 1 शिया, 1 सुन्नी, 1 मुस्लिम फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस एंड 2 मुस्लिम वुमेन। यह स्टेप डेमोक्रेटिक इंक्लूजन की तरफ है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिस्टम की रिलीजियस ऑटोनॉमी को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिब्यूनल कॉम्पोजिशन में बदलाव। पहले चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लेवल जज होते थे, मेंबर स्टेट ऑफिसर और एक्सपर्ट होते थे मुस्लिम लॉ में, पर अब मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट रिमूव कर दिया गया है। अब सिर्फ जजेस और सीनियर ऑफिसर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिब्यूनल के डिसीजंस पे अपील पॉसिबल कर दी गई है। पहले ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता था। हाई कोर्ट सिर्फ सुओ मोटो या स्पेशल परमिशन पे इंटरफेयर करते थे। अब हाई कोर्ट में 90 डेज के अंदर अपील फाइल करी जा सकती है, जो कि नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के ज्यादा करीब है। किसी भी पार्टी को फेयर ट्रायल का चांस मिलता है अगर वह ट्रिब्यूनल के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल कंसर्न्स क्या उठ सकते हैं। क्या यह मुस्लिम पर्सनल लॉ का वायलेशन है? क्योंकि आर्टिकल 26 कहता है कम्युनिटीज को राइट है अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का। अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई तो क्या यह इस राइट का इन्फ्रिंजमेंट होगा? एंड सेकंड है आर्टिकल 14 इक्वालिटी। 5 ईयर इस्लामिक प्रैक्टिस क्लॉज क्रिएट आर्बिट्ररी डिवीजन। तो नया रिवर्ट मुस्लिम क्यों वक्त डिक्लेयर नहीं कर सकता? क्या यह इनइक्वालिटी क्रिएट करता है जो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जाएगा? कंपैरिजन करते हैं इसका ट्रस्ट के साथ। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में रिलीजन बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पब्लिक ट्रस्ट में सेक्युलर अप्रोच है। तो क्या लोग वक्फ के बजाय ट्रस्ट रूट यूज करेंगे? तो दोस्तों यह था फुल ब्रेकडाउन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का। आप क्या सच सोच रहे हो? क्या यह बिल सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस देगा, या फिर यह मुस्लिम पर्सनल लॉ और रिलीजियस फ्रीडम में स्टेट इंटरफेरेंस है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करो। डिस्कशन रिस्पेक्टफुल और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।